डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म इज अ फिलॉसफी और डेमोक्रेसी इट्स आल्सो अ फिलॉसफी। ये दोनों फिलॉसफीज हैं। फर्क इनमें ऐसा है कि डेमोक्रेसी जो है वो सबको पॉलिटिकल पावर शेयर करने की बात करती है। कम्युनिज्म एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं कहता है। कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा गियर्ड है। और कम्युनिज्म ये कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, वो लोगों में बराबर बंटने चाहिए। पॉलिटिकल पावर के ऊपर वो कमेंट्री नहीं करता है। इसीलिए कम्युनिज्म के पास साथ आप देखोगे कि कम्युनिज्म में हमेशा पावर कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाती है, और वहाँ रिप्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर है। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है कि डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म है, जो गवर्न करने के लिए। और जो कम्युनिज्म है वो इकोनॉमिक फिलॉसफी कह सकते हो आप उसको। वो रिसोर्स शेयरिंग के लिए, उसका पावर शेयरिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच में मोटा मोटा फर्क हम लोग ये देख सकते हैं। ओके सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके। तो सबसे पहले लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को। तो सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी है जो पावर शेयरिंग की बात करती है। और रिपब्लिक जो है वो एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर करने का काम करता है। तो ये इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क है। तो रिपब्लिक को आप एक टूल की तरह देख सकते हैं, और डेमोक्रेसी को उस टूल को यूज करने वाली फिलॉसफी की तरह देख सकते हैं। तो ये इनके बीच में मोटा मोटा फर्क है। अक्सर हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेमोक्रेसी को रिपब्लिक और रिपब्लिक को डेमोक्रेसी बोल जाते हैं। रिपब्लिक के अंदर में ऐसी भी स्टेट्स आ जाती हैं, जैसे चाइना वाले हैं, वो भी खुद को रिपब्लिक कहते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। रिपब्लिक में ऐसे भी आ जा सकते हैं, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में इंडिया में जो रिपब्लिक्स होते थे, वैशाली वगैरह के आसपास, उसमें होता था कि शहर के जो ठीक ठाक लोग होते थे, जो ट्रेड बिजनेस वगैरह करते थे, वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के एक नगर निगम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, नगर पालिका टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, और वो शहर को चलाती थी। उसमें बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन उसमें हर कोई वोट नहीं करता था। तो वो भी एक रिपब्लिक था। और पुराने ज़माने की रिपब्लिक्स की शुरुआत वो लिच्छावी रिपब्लिक्स से ही मानी जाती है, जो सिटी स्टेट्स को गवर्न करती थी, जो वैशाली और उसके आसपास के एरिया में थी। तो वो भी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रिपब्लिक गवर्नमेंट के फॉर्म के अंदर आती हैं। तो ये इनके बीच में कोर फर्क है कि कंसेप्ट के लेवल पे डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी है, और रिपब्लिक जो है वो उस फिलॉसफी को यूज करने के लिए आप टूल्स की तरह देख सकते हैं। फिर दूसरा फर्क है कि पावर किसके पास होती है। डेमोक्रेसी में अगर हम लोग प्योर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी आती है, तो प्योर डेमोक्रेसी में होता है हर सिटीजन इसमें पावर शेयरिंग करता है। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में उसमें लोग बाग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, तो वो लोग फिर पावर रूल करते हैं। लेकिन प्योर डेमोक्रेसी में हर बंदा पावर शेयर करता है, जो आगे मैं भी बताऊंगा कि कैसे होता है। उसका एक मैकेनिज्म है रेफरेंडम, कि गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को पास करना है, तो वो लोगों के बीच में वोट के लिए भेजेगी, और पॉपुलर वोट के थ्रू 51% अगर उसके लिए वोट करेंगे तो वो पॉलिसी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो ये प्योर डेमोक्रेसी का फीचर है। रिपब्लिक के केस में इंडिविजुअल सिटीजन पावर होल्ड कर सकते हैं, और वो चाहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए, चाहे तो वो किसी के द्वारा अपॉइंट अपॉइंट किए हुए भी हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सेक्रेटरीज अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो वो उस तरह से भी हो सकते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस इनके बीच में है कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं। तो प्योर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी लॉ बनाती है, और उस केस में उनको अनलिमिटेड पावर है लॉ बनाने की, और माइनॉरिटीज के बाद में ज़्यादा प्रोटेक्शन होती नहीं है। रिपब्लिक के केस में होता ये है कि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लॉ बनाते हैं, और उसमें उनके ऊपर एक बंधन होता है। वो होता है बंधन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके ऊपर एक कंट्रोल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। और दूसरा टेस्ट उनके लॉ का जुडिशरी में होता है। तो रिपब्लिक में ये फर्क होता है कि रिपब्लिक के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जिनके बेसिस पे गवर्न कर सकते हैं, या जिनके बेसिस पे इवन कानून भी बनाए जा सकते हैं। जबकि प्योर डेमोक्रेसी में हम लोग ऐसा नहीं देख सकते। प्योर डेमोक्रेसी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बस। फिर इसमें हम लोग देख ही चुके हैं रूल किसका होता है। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, कि प्योर डेमोक्रेसी के केस में जहां सिर्फ और सिर्फ जनता का ही काम चल रहा हो, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, उसमें लोगों के राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स, वो अगर मेजोरिटी चाहे तो वो दबा सकते हैं।
लेकिन रिपब्लिक के केस में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक के केस में कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि उनके बेसिक प्रिंसिपल, उस स्टेट को कैसे चलाना है, और कुछ लॉज होते हैं, उनका एक कोडिफाइड वर्जन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बेसिस पे सभी के राइट्स इंडिविजुअल्स के बचाए जाते हैं। तो ये फर्क है एक प्योर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं इंडिया को, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है इससे। एक चलिए। बार आप डेमोक्रेटिक पब्लिक स्टेट का एक वन लाइनर दे दो आप। व्हाट हाँ, इज तो व्हाट डज दैट मीन? हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें जो पावर है वो डिराइव तो होती है जनता से, क्योंकि वोट देके जनता लोगों को इलेक्ट करती है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं, और उनके जो लॉ बनाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल होता है, वो है जुडिशरी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के तहत लॉ बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल राइट्स उसमें बचाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है, और जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो जुडिशरी का टेस्ट पास करना होता है उनको, कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उनको उड़ा देगी। तो ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस तरह से बनाई जाती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के राइट को प्रोटेक्ट भी करना होता है, और अगर हमें कोई चेंजेस लाने होते हैं तो हमें वो काफ़ी हाउसेस के थ्रू पास करके और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करें, और बिल्कुल, दैट इज वेयर द चेंज स्टार्ट्स। बिल्कुल। और जब हम लोग डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट देखते हैं तो शुरू-शुरू में जब डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में और यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे मेजॉरिटेरियन रूल चलता था। तो वहाँ पे लोगों के राइट्स पलट दिए जाते थे। तो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उन लोगों ने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इतना सख्त कर दिया कि हर जगह पे कहीं पे 66%, कहीं पे 75% मेजॉरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये रूल जो है वहाँ पे वो लाया गया इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो हमारे यहाँ भी इनहेरिट किया हम लोगों ने, और हमारे यहाँ भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए रहता है। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसमें जो गवर्नमेंट अपनी सारी पावर जो है वो जनता से लेती है, और स्विट्ज़रलैंड इसका एक एग्जांपल है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत जगहों पे जो कानून है वो बहुत जगहों पे अलग-अलग बनते हैं। तो म्युनिसिपल लेवल पे भी बनता है, फिर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी बनता है। इसमें हर जगह हर लोगों को अपना-अपना कानून बनाने की इजाज़त है। तो ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज़्ड डेमोक्रेसी है। इसमें ज़्यादातर पावर नीचे की तरफ है, और उन लोगों को काफ़ी आज़ादी है। म्युनिसिपैलिटीज़ को भी आज़ादी है काफ़ी सारे कानून बनाने की। जो स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी आज़ाद हैं अपने-अपने कानून बनाने के लिए। और उनके कानून बनाने के टूल क्या-क्या हैं? जैसे लोग कोई पॉपुलर इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ पिटीशन बना के भेजते हैं, तो उसके ऊपर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो उसके ऊपर फिर पॉलिसी टूल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर वो रेफरेंडम कराती हैं, जनता के बीच में भेजती हैं उसको, कि क्या ये सही है, क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्युनिसिपैलिटी बोलती है मुझे टैक्स बढ़ाना है। जैसे शहर में आने वाले जो ये है ट्रक वगैरह है, उन पे चुंगी बढ़ानी है मेरे को। तो वो लोगों के बीच में ये प्रपोज़ल बना के भेजते हैं और उसके ऊपर रेफरेंडम कराते हैं, फिर लोग उसके ऊपर वोट करते हैं, और फिर अगर वो लोगों का वोट पास होता है, तो फिर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो ये रेफरेंडम होता है जो कि डायरेक्टली जनता से होता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ म्युनिसिपैलिटी चाहे तो वो वैसा कर सकती है, उसके ऊपर हाँ, जनता का एकदम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव ही कंट्रोल करते हैं उनको। तो ये फ़र्क है। फिर वहाँ पे एक फीचर है रिकॉल का। तो जैसे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं हो, तो आप कैंपेन कर सकते हो और उनके रिकॉल के लिए बुला सकते हो। 51% ने वोट किया रिकॉल के लिए, तो बंदा जो इलेक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन कैंसल हो जाता है और वहाँ पे री-इलेक्शन होता है। तो ये रिकॉल उनका एक कोर फीचर है। तो ये हमें थोड़ा-सा शो करता है कि उनके यहाँ जनता की पावर थोड़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। तो ज़्यादातर पॉलिसीज़ और डिसीजन जो है, वो जनता से फ्लो होके जाते हैं। तो ये एक फीचर है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के काफ़ी पास है। अब ये देख लिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो मैंने कहा था कि आप लोगों को चुनते हैं और वो आपकी तरफ से रूल करते हैं या रूल्स बनाते हैं और गवर्न करते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट्स, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है। तो प्रेसिडेंट जो है वो जनता से चुना जाता है, और उसके बाद फिर वो अपनी कैबिनेट अपॉइंट करता है, और उसमें वो अपने लोगों को जो इनको सेलेक्ट करना चाहता है वो कर सकता है एज अ सेक्रेटरी। उसमें
ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से इलेक्टेड हो। तो जो इलेक्टेड लोग हैं वो सीनेट और कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन उनसे गवर्नमेंट बिल्कुल ही अलग होती है। तो गवर्नमेंट में जो आते हैं वो यूएस प्रेसिडेंट खुद से इलेक्ट करता है। बस कांग्रेस का ये काम है कि वो लॉ पास करती है और जो ये प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट है उसके ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखती है, और फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो कांग्रेस के थ्रू पास होके जाते हैं, कांग्रेस और सीनेट के थ्रू, कांग्रेस के थ्रू ज़्यादातर केसेस में। तो वो इनका इतना कंट्रोल है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज़ हैं, वो इससे बिल्कुल अलग हैं। तो ये इनमें थोड़ा-सा फ़र्क है। और जो जुडिशरी है वहाँ पे, वो 2 लेवल पे काम करती है। तो एक वहाँ पे फेडरल जुडिशरी है और एक स्टेट जुडिशरी, क्योंकि वहाँ स्टेट का भी अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टेट जुडिशरी अलग तरह से, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, फेडरल जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है अलग तरह से। तो इसीलिए वहाँ पे जुडिशरी के भी 2 अलग-अलग लेवल हैं और लॉज़ उन पे भी टेस्ट हो सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वहाँ पे हमारे यहाँ से थोड़ा बेहतर माना जाता है, क्योंकि अलग-अलग लेवल पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लॉज़ वगैरह का। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है वहाँ पे। वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ के कंपैरिज़न में। लेकिन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव है और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो ये उनके बीच में, तो हमारे बीच में, उनके बीच में थोड़ा-सा फ़र्क है। और आप इससे भी, स्विट्ज़रलैंड से भी कंपेयर करके देखें, तो उनसे भी अलग है ये, क्योंकि यहाँ रेफरेंडम वगैरह उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ये अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमारे जैसा ही है बिल्कुल। तो इनके यहाँ भी 2 हाउस होते हैं हाँ, और वो इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, और इनके भी जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो इलेक्टेड से ही आते हैं। तो ये बिल्कुल मोटा-मोटा हमारे जैसा ही स्ट्रक्चर है। आपने रेफरेंडम का मतलब समझा दिया था? हाँ, मैंने रेफरेंडम का मोटा-मोटा मतलब समझा दिया था कि जब कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो आप जनता के बीच में भेजते हो वोटिंग कराने के लिए, मेजॉरिटी अगर वोट करती है, तो वो अब एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो रेफरेंडम में है। तो इट्स अ डायरेक्ट वोटिंग, कोई भी एक टॉपिक हाँ, को लेकर और बिल्कुल कहते हैं जी आपको आके जैसे नॉर्मल पोलिंग करते हैं वैसे एग्जैक्टली आके यस नो के हिसाब से पोलिंग होती है बकायदा, एज पर वोटर कार्ड्स, दैट इज व्हाट यूएस प्रॉपर के केस रेफरेंडम में इज। कई जगहों पे, लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या इवन लोकल लेवल पे कई चीज़ों पे रेफरेंडम हो जाता है। वोटिंग के दौरान उनका जो ये होता है वोटिंग का फॉर्म, वो काफ़ी 3-4 पेज का बड़ा होता है, तो उसमें कई चीज़ों पे टिक यस नो वाला आता है ऑप्शन। तो वो लोग कई चीज़ों पे रेफरेंडम कराते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उन पे रेफरेंडम नहीं कराते हैं। जबकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो क्रिटिकल चीज़ों पे भी रेफरेंडम करा लेती हैं। जैसे यूके वाले लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम कराया था, तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है। ये देख लिए, ये है फ्रांस। ये भी, इनका भी सिस्टम स्लाइटली अलग है थोड़ा-सा। ये सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, लेकिन ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट इनके यहाँ थोड़ा पावरफुल होता है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री होती है, वो पार्लियामेंट को हैंडल करती है, और प्रेसिडेंट उनसे अलग होता है। तो यूएस प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तरह उनका प्राइम मिनिस्टर भी होता है। लेकिन ज़्यादा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। तो और प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम करा सकता है कुछ इश्यूज़ पे। तो ये इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को मिक्स किया है यहाँ पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट सिस्टम ले लिया, यूके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम उठा लिया, स्विट्ज़रलैंड का रेफरेंडम वाला सिस्टम उठा लिया, तो काफ़ी चीज़ों को मिला लिया इन्होंने इसमें। तो ये है फ्रांस। चलिए, अब ये देख लेते हैं कंसोशिएशनलिज़्म जो है, ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट सिस्टम है। कुछ-कुछ देशों में, जैसे बेल्जियम है यूरोप में, लेबनान है, तो इन देशों में जब अलग-अलग तरह की पॉपुलेशन है, बहुत सारी एक साथ में रहती है, और वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन एकदम डिवाइडेड ग्रुप्स में है, तो ये क्या करते हैं, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं अपनी डेमोक्रेसी में, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज़ कर देते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कम्युनिटी का इतना परसेंट सीट्स रिज़र्व होगी, दूसरी कम्युनिटी की इतनी परसेंट सीट्स रिज़र्व होगी, या तो एक कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होगा, दूसरी कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर होगा। इस तरह का ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आया तो है यूरोपियन से ही, तो डच लोगों ने इसको डेवलप किया था, और वहाँ से अलग-अलग देशों में गया था। तो इसके कोर 4 प्रिंसिपल हैं, वो बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट होती है वो कोalition गवर्नमेंट होती है। अलग-अलग पार्टी जो अलग-अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे मिलके गवर्नमेंट बनती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होती है।
यानी कि इतना परसेंट इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इतना परसेंट उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये उसका फिक्स्ड होता है। फिर इसमें ये कहा जाता है कि सेगमेंटल ऑटोनॉमी होती है, तो हर कम्युनिटी को अपनी-अपनी चीज़ें चलाने की इजाज़त होती है यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और वोटिंग सिस्टम में दोनों में रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटीज़ को मिलता है। जितनी पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन है उसको, और माइनॉरिटीज़ को वीटो होता है पॉलिसीज़ के ऊपर इसमें। तो ये 4 फीचर इसके मेन हैं। लेबनान को आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे शियाइट हैं, मेनोनाइट्स हैं और भी अलग-अलग लोग हैं। तो वो 3 अलग-अलग तरह के ग्रुप्स के बीच में उन लोगों ने पावर शेयरिंग कर रखी। तो एक कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है, एक कम्युनिटी का स्पीकर है, एक कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर है और एक और पोस्ट एक कम्युनिटी को ही। तो वहाँ पे उस तरह से चलती है। तो ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है। ये उन जगहों पे चलता है जहाँ पे हालत एकदम ही डिवाइसिव होती है। तो ये उन जगहों पे ये चलता है। अब चलिए हम लोग ने बेसिक फ्रेमवर्क की तो बात कर ली है कि किस-किस तरह की डेमोक्रेसी पाई जाती है। अब कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पुराने उन इलाकों पे जाते हैं जहाँ से मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ था। तो ग्रीस की तरफ गए हम लोग और वहाँ पे देख लेते हैं कि एरिस्टोटल जो हैं ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने क्या कहा था। तो उनके यहाँ जब डेमोक्रेसी ग्रीस में चल रही थी तो ये प्योर डेमोक्रेसी थी, यानी कि हर एक बंदा उसमें वोट कर सकता था और वो इश्यूज के ऊपर भी वोट कर सकता था। यहाँ तक ऐसा भी होता था कि कोई बंदा, आपको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में गड़बड़ फैला रहा है, तो उसके खिलाफ रेफरेंडम करा के उसको कोर्ट में केस करा सकते हैं। और वो कोर्ट के केस का नतीजा कैसे होता था कि जनता जिसको बोलती थी वो गिल्टी है, वो गिल्टी है। तो इस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी चलने लग गई थी। तो एरिस्टोटल इसीलिए ये कहते हैं कि जो आइडियल केस में डेमोक्रेसी जो है वो एकदम जिनको ज़रूरत है या नीडी लोग हैं, जिनके पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, ये उनका रूल है। जबकि एरिस्टोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव या नोबल फैमिली से लोग जो जो चलाते हैं पावर सिस्टम, वो है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो जनता भड़क के उनको उड़ा देगी। और मोनार्की जो है, उसमें जो बंदा है जो रूल करता है, उसका जो अपना इंटरेस्ट पीछे होता है और स्टेट का या लोगों का इंटरेस्ट आगे होता है। तो इसीलिए एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की, ये दोनों फॉर्म जो है वो प्योर डेमोक्रेसी, उसके कंपैरिजन में सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और फिर दूसरा उनका आर्गुमेंट ये था कि गवर्नमेंट उन्होंने चलानी चाहिए जो है बेस्ट फिट टू रूल, यानी कि उनके पास टाइम होना चाहिए ये इन चीज़ों को, इश्यूज को समझने के लिए कि क्या इश्यूज हैं और उनके ऊपर कैसे डिसीजन लेने हैं। उनके पास टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की, और वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स या उससे बंधे हुए ना हो। तो वो प्योरली मतलब सोसाइटी के भले के लिए काम कर सके, ना कि अपने बेनिफिट के लिए, या कि उनको किसी तरह का डर भी नहीं हो कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, या मैं किसी चीज़ की चाहता हूँ कोई चीज़ मुझे मिले, तो इन दोनों से फ्री हो वो। तो सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसको चिंता ना हो पैसे की, किसी का डर ना हो, तो वो सोसाइटी का भला अच्छी तरह से देख सकता है और वो मॉरल एक्सीलेंस या वर्च्यू को परस्यू कर सकता है। तो वर्च्यू जो है अरिस्टोटल की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके केस में। जो मॉरल एक्सीलेंस है कि जो बेहतर है उसकी तरफ आगे बढ़िए। तो यही उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था विद रिस्पेक्ट टू एनी रूलिंग सिस्टम, कि आपको परस्यू जो है वो वर्च्यू को ही करना है। तो ये उनका क्रिटिसिज्म था उस जमाने की एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि एकदम प्योर डेमोक्रेसी थी। यानी उसमें जब 51 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं था। तो ये था उसमें एथेनियन डेमोक्रेसी का उनका क्रिटिसिज्म। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव मैं ये डाल देता हूँ कि निकोलस नसीम तालेब अपनी बुक स्किन इन द गेम में कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें अगर आप इलेक्टेड हो तो भी ये किसी अदर तरह के सिस्टम से बेटर इसलिए है क्योंकि जो बंदा इलेक्टेड है उसको वापस वोट लेने के लिए जनता के पास जाना है, यानी जो भी डिसीजन ले रहा है वो जनता की स्क्रूटिनी के अंदर ले रहा है। मॉडर्न फॉर्म में अगर कोई ऑटोक्रेटिक रूलर होता है और वो कोई डिसीजन गलत लेता है और कुछ गड़बड़ कर देता है, तो वो क्या करता है कि भाग लेता है देश छोड़ के, हाँ, या तो फिर वो कहीं छुप जाता है और पैसे कहीं और भेज देता है। तो वो जनता की जो ये है परव्यू है, या जनता की स्क्रूटिनी है, उसके अंदर नहीं आता है। जबकि डेमोक्रेटिक रूलर के ऊपर हमेशा ये डर रहता है कि मैं इलेक्शन के लिए जाऊँगा, तो इलेक्शन हार सकता हूँ। तो इसीलिए उनका जो इस पूरे के पूरे खेल में उनका स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेटिक
रूलर्स का या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों का। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक एक सुपीरियर सिस्टम माना जा सकता है आज के कंटेक्स्ट में। पुराने ज़माने में ऐसा था कि जो बंदे रूल करते थे, वो अपनी जान को सामने रख के रूल करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पुराने ज़माने के रूलर्स होते थे, जब जंग होती थी, वो खुद लड़ाई के फ्रंट पे जाते थे और कई केसेस में वो मर जाते थे, उनको चोटें लगती थी वगैरह-वगैरह। तो राणा सांगा का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, तो उनकी हर जंग का एक उनके ऊपर घाव होता था और वो घाव को एकदम गहने की तरह देखा जाता था उनको। यानी जितने ज़्यादा शरीर पे घाव होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे रूलर माने जा सकते थे। तो ये चीज़ था कि आप अपनी जान को सामने रख के खेलते थे, यानी कि आपका पूरा का पूरा स्टेक था अपने लोगों के भले होने के लिए, या अपनी एम्पायर था उसके बड़े होने के लिए पूरा का पूरा स्टिक था। तो इसीलिए वो पुराने ज़माने में एक ठीक-ठाक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जा सकता था। लेकिन आज हम लोग उसको उस तरह से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज के ऑटोक्रेटिक रूलर्स का जनता के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे जहाज़ में चूहे भागते हैं, डूबते हुए जहाज़ में, वैसे ही वो ऑटोक्रेटिक रूलर भी सबसे पहले भागते हैं। तो ये निकोलस नसीम तालेब का इस बारे में ओपिनियन है। अब अरिस्टोटल के चेले प्लेटो, उन्होंने भी एथेनियन डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि एरिस्टोटल जो थे, उनको जनता ने एक केस कर दिया उनके ऊपर कि ये मॉरल डिजेनरेसी फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, यूथ को बर्बाद कर रहा है, ऐसा करके उनके ऊपर केस चला दिया और 52% लोगों ने इस रेज़ोल्यूशन को पास कर दिया और उनको मौत की सज़ा दे दी। तो उनको ज़हर पीना पड़ा था और वो मर गए थे। तो इसके कारण ये उनके गुरु गुरु थे प्लेटो के, और वो इसीलिए डेमोक्रेसी से तो उनकी खार खाए हुए बैठे थे, थोड़ी आग लगी हुई थी। तो डेमोक्रेसी के बारे में प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में कहा है कि डेमोक्रेसी बाय डिफ़ॉल्ट रूल ऑफ द इग्नोरेंट है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जब आप सी वॉयेज के ऊपर शिप ले जाते हैं, तो आप शिप का कैप्टन किसको बनाओगे? ऐसे ही किसी रैंडम लोगों को बना दोगे, या जो बंदे के पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, उसको आप कैप्टन बनाओगे? तो ये उनका आर्गुमेंट था कि अगर आप डेमोक्रेटिकली ऐसे किसी बंदे को रैंडमली इलेक्ट कर लोगे, तो वो शिप को सँभाल नहीं सकता। जो बंदा जिसके पास स्किल हो, वही शिप चला सकता है। तो और एक बात उन्होंने ये भी कही कि इलेक्टोरेट को खुद को एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और उसके हिसाब से इश्यूज़ पे वोट कीजिए, ना कि किसी इमोशंस वगैरह पे वोट कीजिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप कोई इलेक्टोरेट, उस ज़माने में सारी चीज़ें डिबेट से होती थी एथेनियन डेमोक्रेसी में, तो अगर एक हलवाई है एक तरफ और दूसरी तरफ एक सर्जन है, और वो दोनों किसी बीमार बंदे के बारे में बात करें, तो हलवाई बोलता है मैं मिठाई खिला के ठीक कर सकता हूँ, और सर्जन बोलता है मैं उसको काटूंगा, उसके बॉडी को। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर ऐसी तरह की डिबेट होगी तो उसमें लोग किसको वोट करेंगे? तो आप लोग हलवाई को ही वोट करेंगे हमेशा। तो ये उनके हिसाब से एक प्रॉब्लम थी डेमोक्रेसी की, प्लेटो की। और ये चीज़ें हम लोग कुछ हद तक आज भी देख सकते हैं डेमोक्रेसी में, कि हमारा जो इलेक्टोरेट है वो एजुकेटेड नहीं है इश्यूज़ पे, और इधर-उधर की रैंडम बातों पे वोट वोट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम अभी भी चलती है। उनका ये भी दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि डेमोक्रेसी जो वो बाय नेचर हिस्टेरिकल है, वो जुनूनी है डेमोक्रेसी। तो इमोशन भड़का के, मास मोबिलाइज़ेशन करा के, तो ये डेमोक्रेटिकली लोगों को मोबिलाइज़ करा जा सकता है और चीज़ें करवाई जा सकती हैं। तो ये उनके हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये 2 चीज़ें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। चलिए, अब ये इंग्लिश एरा पे हम लोग आते हैं, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं। इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो काफ़ी सारी डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर में अब आ गई हैं। तो ये एक यूटिलिटेरियन थे, जो कि जिनका बेसिक फंडा ये था कि आप जो भी काम करते हैं उसका एंड गोल लोगों की हैप्पीनेस, कलेक्टिव हैप्पीनेस होना चाहिए। मोटा-मोटा ये प्रिंसिपल है। तो उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है कि जो कलेक्टिवली लोग ज़्यादा खुश हो सकें, वो होना चाहिए हमारा। तो इसीलिए आप डेमोक्रेसी को एकदम सुप्रीम मान के मत चलिए। आप ये ध्यान में रखिए कि लोगों को कलेक्टिव हैप्पीनेस क्या है, उसको फ्रंट में रख के डिसीजन लीजिए। फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करी, जो आजकल हर जगह पे चलता है, यानी कि आप लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके लॉ बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात इनके थ्रू ज़्यादा फैली थी वहाँ पे, उस एरा में। तो पार्टिसिपेशन की उन्होंने बात की थी, वैसे ही कि आप लोग वोट कीजिए और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके इश्यूज़ हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव उठाएँगे। और इन्होंने ही सबसे पहले बात की थी कि विमेन इलेक्टोरेट आएगा। तो ये यहाँ से इनके इनके बाद से ये इश्यू धीरे-धीरे करके
फैलना चालू हुआ था, क्योंकि उस दौरान में औरतों को वोट करने का हक नहीं था। और दूसरी चीज़ उन्होंने बात की थी कॉम्पिटेंस की, कि जो लोग डेमोक्रेसी में कॉम्पिटेंट हैं, उनको ज़्यादा वोट शेयर मिलना चाहिए। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग टास्क है, उनको जो वोट शेयर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये इनका कहना था हाँ, कॉम्पिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इन्होंने लिबरलिज़्म की भी बात की थी, कि सिटीज़न और इंडिविजुअल राइट्स की बात है इसमें, कि सिटीज़न्स जो हैं उनमें सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। फिर उनके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचा सकें। तो जैसे कि पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को सिटीज़न्स बचा सकें। और स्टेट अगर कुछ भी कहती है उनको वेलफेयर देके, तो उसकी बातों में बहके नहीं। तो ये इनका प्रिंसिपल था, वो इंडिविजुअल राइट्स और लिबरलिज्म के ऊपर था। फिर इन्होंने इसकी भी बात की थी और इनके दौरान यही चल रहा था कि मेजॉरिटेरियन रूल जो था वो इंडिविजुअल राइट्स को सप्रेस कर रहा था, इसीलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, कि आप एक-एक राइट, इंडिविजुअल राइट को कैटलॉग कीजिए, एक डॉक्यूमेंट में डालिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो आपके इंडिविजुअल राइट्स को मेजॉरिटेरियन टिरैनी से बचाएगा। और इनका ये भी मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो छोटी और होमोजेनियस एक ही कल्चर वाली सोसाइटी में चल सकती है। इनके साथ में आस-पास में कंटेम्परेरीज़ का भी यही मानना था कि ज डेमोक्रेसी है सक्सेसफुली, वो छोटी स्टेट्स में जहाँ पे एक कल्चर है वही चल सकता है, जो कि आगे जाके हमारे इंडिया जैसे स्टेट्स ने डिस्प्रूव कर दिया।